नमस्कार। आज के मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल के बारे में और ट्रैवल करेंगे एक ऐसी कंट्री में जहां 100 से भी ज़्यादा वोल्केनोज हैं और यहाँ हैं यूरोप के सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर्स। आर्कटिक सर्कल के एज पे होते हुए भी इस कंट्री को वार्मथ मिलती है अपनी गल्फ स्ट्रीम से। आइसलैंड एक लैंड है आइस एंड फायर का। आइसलैंड के लिए लंदन से फ्लाइट है 4 घंटे की और न्यूयॉर्क से अंडर 6 आवर्स की फ्लाइट से रीचेबल होते हुए भी ये एक ऐसा आइसोलेटेड जेम है, एक ऐसा हीरा है जहां आपको इतनी नेचर मिलेगी और यहाँ नहीं मिलेगा आपको एक भी मैकडॉनल्ड्स या फिर स्टारबक्स। ट्रिप में मैंने दिल्ली से फ्लाइट ली थी, दिल्ली टू डेनमार्क में हमने 3 से 4 दिन बिताए थे और फिर हमने फ्लाइट ली थी डेनमार्क टू आइसलैंड। ये ट्रिप का सोल पर्पस एक इंटरनेशनल ट्रिप नहीं था, इसका एक पर्पस था मुझे और मेरी बहन को अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करना। तो हम दोनों मिले थे डेनमार्क में। निष्ठा ने ट्रैवल किया था यूएसए से और मैंने ट्रैवल किया था इंडिया से। हम दोनों मिले थे डेनमार्क एयरपोर्ट पे और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, वो भी ऐसी कंट्री में जिसका बहुत ज़्यादा लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। मैं आपको बताना चाहूँगी ये ट्रिप हमारी थी 2014 में। उस वक्त आइसलैंड एक अनएक्सप्लोर्ड हिडन जेम की तरह था और हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया। हमने एयरपोर्ट से ही कार रेंट की थी और हमने एयरपोर्ट पे ही वो अपनी ट्रिप को कंप्लीट करके ड्रॉप की थी। आइसलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो एयरबीएनबी हमने बुक किया था वो था 1 घंटे की दूरी पर और आइसलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही जो ब्लू लगून काफ़ी फेमस है आइसलैंड में वो था केवल 20 मिनट। डिपेंडिंग ऑन योर फ्लाइट आप डिसाइड कर सकते हैं ब्लू लगून को अपनी अराइवल के टाइम पे जाना या डिपार्चर के टाइम पे जाना, लेकिन मेक श्योर दैट यू बुक इट फर्स्ट। हमने ये मिस्टेक किया था, हमने बुक नहीं किया था पहले। तो जब आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो आप अपना ब्लू लगून ट्रिप बुक कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं हमारे एयरबीएनबी पे। ये एक बहुत ही खूबसूरत साइट थी, आप इसका एड्रेस देख सकते हैं। वैसे तो रिकलाविक सिटी में खुद ही पूरी सिटी में 300,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी हमारा एयरबीएनबी जो थोड़ा सा कंट्री साइड था वहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखने वाला नहीं था। अगर कुछ दिख भी रहा था तो वो थे या तो घोड़े या शीप्स। जब हम अपने एयरबीएनबी लोकेशन पर पहुंचे तो ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी थी, बट जैसे कि मैंने आपको कहा वी वर एक्साइटेड, तो हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। हमारे एयरबीएनबी की किचन ये थी और लिविंग स्पेस। एयरबीएनबी काफ़ी लाइवली और वाइब्रेंट था, वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा लगा हमें। ये आउटसाइड पोर्च में सनराइज़ और सनसेट देखने का तो मज़ा ही कुछ और था। हम अपने होस्ट से मिले अगले दिन सुबह और हमने प्लान किया अपना नेक्स्ट डे का ट्रिप। तो चलिए शुरू करते हैं आइसलैंड का ट्रिप डे 2 से। अब हम ड्राइव करेंगे सनलाइट में, देखते हैं ब्राइट डे में आइसलैंड कैसा लगता है। इस दिन में हमने प्लान किया था 2 वाटरफॉल्स, एक था सेलियालैंड्स फॉल्स और दूसरा स्कोगा फॉल्स। सेलियालैंड्स और स्कोगा फॉल्स दोनों ही हमारी एयरबीएनबी की लोकेशन से 1 घंटे की दूरी भी थी और रास्ते में हर जगह नेचर बहुत ही भरपूर थी। आप कहीं भी रुकेंगे और आप पाएंगे इतने खूबसूरत हॉर्सेस और गार्डन्स। सेलियालैंड्स फॉल्स रिकलाविक जो कैपिटल है आइसलैंड की, वहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर है और ये वाटरफॉल माना जाता है वर्ल्ड का द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और हाँ, मैं एग्री भी करती हूँ। इस वाटरफॉल में अराउंड 200 स्टेप्स वॉक करके आप इस वाटरफॉल के पीछे पहुँच सकते हैं। वो एक सेक्रेड प्लेस की तरह फील होता है जहाँ आप एक्चुअली वाटरफॉल की स्ट्रीम्स को अपने फेस पर फील कर सकते हैं। यहाँ से टुवर्ड्स ईस्ट आप जब 18 माइल्स ड्राइव करेंगे तो आएगा स्कोगा फॉल्स। ये स्कोगा फॉल्स जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और भारी फॉल है।
यहाँ एक लोक साहित्य कथा इसके पीछे है। कहते हैं वाइकिंग्स ने अपना सोना वाटरफॉल्स के पीछे छुपा दिया था। कुछ सालों पहले एक लड़के को उस सोने का चेस्ट दिखाई दिया। जब उसने उसे खींचने की कोशिश की तो वो इतना भारी था कि हैंडल टूट के लड़के के हाथ में आ गया। वो हैंडल तो अब म्यूजियम में है और वो चेस्ट आज उस दिन के बाद कभी किसी को नहीं मिला। कहते हैं यहाँ प्राकृतिक खजाना इतना ज़्यादा है कि उस चेस्ट को ढूंढने फिर लोग कभी आए भी नहीं। इस वाटरफॉल में आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक जा सकते हैं और ऊपर से जो ब्यूटी है उसे एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ खाने की। रेकाविक टाउन में बहुत फेमस है ये एक वैन जहाँ पे आपको मिलता है हॉट डॉग्स। हमने ट्राई तो नहीं किया बीइंग अ वेजिटेरियन, लेकिन पहुँचे तो यहाँ पर स्टॉक आउट हो चुका था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना फेमस है। आइसलैंड की फेमस बियर है वाइकिंग्स उनकी लोकल बियर है और वहाँ पे लेट नाइट पब्स एंड क्लब्स और नाइट लाइफ भी बहुत सेफ है। डे 3 में हमने प्लान किया गोल्डन सर्कल। रेकाविक के पास का एरिया जाना जाता है गोल्डन सर्कल के नाम से और इसमें 3 फेमस साइट्स हैं आइसलैंड की। फर्स्ट थिंगलर नेशनल पार्क, सेकेंड गीजर्स जियोथर्मल फील्ड्स एंड थर्ड गुलफॉस। हमने प्लान किया गुलफॉस के पास अलोंग द वे केरित क्रेटर करने का भी। केरित क्रेटर गोल्डन सर्कल में नहीं आता, लेकिन वो अपने आप में काफी फेमस है। एक वोल्केनिक क्रेटर है जो अब शांत है। आइसलैंड में थिंगवेलर नेशनल पार्क को देश का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। यहाँ पर देश की लार्जेस्ट लेक है और यहाँ के ग्रासलैंड्स हैं वोल्केनिक लैंड्स पर। थिंगवेलर अपनी ओपन एयर पार्लियामेंट के लिए भी दुनिया में बहुत मशहूर है। कहते हैं 800 सालों से आज तक साल में हर बार 2 हफ्ते की ओपन एयर पार्लियामेंट आज भी थिंगवेलर में होती है। अब गोल्डन सर्कल का अगला वंडर है गुलफॉस। गुलफॉस को ट्रांसलेट किया गया है गोल्डन फॉल्स से। इसके पीछे भी एक काफ़ी रोचक कहानी है। कहते हैं 1900s अर्ली ईयर्स में गुलफॉस को एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया जा रहा था। एक लोकल फार्मर की बेटी गुलफॉस से रेकाविक तक नंगे पैर गई और इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए उसने दावा किया कि वो इस फॉल्स में कूद जाएगी। उस बच्ची की डिटर्मिनेशन को देखते हुए वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए रोक दिया गया। ओनली थैंक्स टू हर टूरिस्ट आज एंजॉय कर सकते हैं गुलफॉस को और ब्राइट सनी डेज में मल्टीपल रेनबोज को। आइसलैंड काफ़ी वार्म और वेलकमिंग कंट्री है। आप देख सकते हैं खूबसूरती हर कोने पर है। आइसलैंड में आप जहाँ भी जाते हैं नेचर आपके पीछे रहती है। देखिए कैसे एंडलेस होराइजन्स तक आप ड्राइव कर सकते हैं। आइसलैंड में एक कॉमन रिंग रोड है जो पूरे देश को जोड़ती है फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। और इस वक्त जब हम ड्राइव कर रहे हैं गुलफॉस से गीजर्स की तरफ, तो आप देख सकते हैं रात के 10:30 बज रहे हैं और कितना ब्राइट है यहाँ पर। क्योंकि आइसलैंड आर्कटिक सर्कल के बहुत पास है तो यहाँ 6 महीने समर्स में पूरा दिन रहता है 24 घंटे और 6 महीने रात रहती है। फाइनली हम पहुंचे द थर्ड वंडर ऑफ गोल्डन सर्कल, द ग्रेट गीजर्स। द ग्रेट गीजर्स तो पिछले कुछ सालों से शांत है, लेकिन उसके आसपास स्टॉकर नाम का जो गीजर है वो आपका वहाँ पहुँचना एक मैजिकल एक्सपीरियंस में चेंज कर देगा। ये गीजर हर 4 से 10 मिनट में इतनी हाई स्ट्रीम के साथ हेवन तक रीच करता है कि वहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा। और आज के दिन का हमारा लास्ट साइट था केरित क्रेटर, अ वोल्केनिक क्रेटर।
जो फेमस है अपनी क्रिम्सननेस एरिया के लिए, जो कलर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं उसके लिए। ये वल्केनिक क्रिएटर, जैसे मैंने पहले कहा कि अब शांत है, यहाँ पर वल्केनोज नहीं आते, लेकिन लोग यहाँ आते हैं इसके नियॉन ब्लू लेक को देखने के लिए, जिसने अपने आप को सेटल किया है एक रेड रॉक वल्केनो में। केरित क्रेटर से हमारे एयरबीएनबी लोकेशन की तरफ जाते वक्त एक अनप्लान्ड स्टॉप हमने लिया। ये स्टॉप था रुटशिलर केव्स, द केव ऑफ रुदर। कहते हैं कि इसके अंदर 2 मैनमेड केव्स हैं, जिनमें से मेन केव 20 मीटर लॉन्ग है। दोनों ही केव एक्सेसिबल हैं। एंशिएंट टाइम्स में इन मैनमेड केव्स में ह्यूमन और एनिमल्स रहा करते थे। यह है रिकाविक सिटी अराउंड 10 PM। जब हम वापस आ रहे थे तो एज यूजुअल हम नेविगेट नहीं कर पाए और हम खो गए। ये एक कपल था जिसने हमें आउट ऑफ द वे हेल्प की और हमें इतना बड़ा गुडी बैग्स एंड चॉकलेट्स दी और नेविगेशन में हेल्प की। अब शुरू होता है हमारा डे 4। डे 4 में हमने प्लान किया रिकाविक सिटी। रिकाविक सिटी में हम गए हार्पा हॉल, हलग्रेस्किका जो कि एक चर्च है, और हार्बर, ओल्ड हार्बर और उसके आसपास नेचुरल साइट्स। आइसलैंड का मेन मोटिव है अपनी नेचुरल हेरिटेज और अपनी नेचर को प्रिजर्व करना और रिफ्लेक्ट करना। इसीलिए यहाँ की बिल्डिंग्स में भी नेचर रिफ्लेक्ट होती है। हम सबसे पहले गए हार्पा हॉल। आइसलैंड का कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्सर्ट सेंटर है हार्पा हॉल। इसको बनाया गया स्काई एंड नॉर्दर्न लाइट्स के रिफ्लेक्शन को दिखाते हुए, और ये दिखाता है आइसलैंड की कल्चरल एनर्जी। और इसका जो कलर्ड ग्लास वॉल है वो इंस्पायर हुआ है बेसिक लैंडस्केप ऑफ आइसलैंड। हार्पा हॉल से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है आइसलैंड का लार्जेस्ट चर्च हलग्रिम्सकिका। इसका आर्किटेक्चर भी नेचुरल एनर्जीज और नेचुरल साइट से इन्फ्लुएंस्ड है। कहते हैं इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो फ्लो ऑफ लावा को रिफ्लेक्ट करती है। हलग्रिम्सकिका की बिल्डिंग इतनी टॉल है कि लगता है जैसे वो पूरे रिकलाविक को वॉच कर रही है। अब आता है आइसलैंड की ट्रिप का सैडेस्ट पार्ट, द लास्ट डे, डे 5। डे 5 में हमारा प्लान था ऑन आवर वे बैक हम ब्लू लगून जाएंगे। जैसे कि मैंने बिगनिंग में बताया था, ब्लू लगून आइसलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। ब्लू लगून बनता है हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनिक बाथ्स ऑफ हीलिंग थर्मल वाटर। ब्लू लगून जाने से पहले ध्यान रखिए एडवांस में बुकिंग कराना। ये बुकिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं या फिर आप एयरपोर्ट से अपने होटल या अपने एयरबीएनबी लोकेशन पे जाने से पहले भी करा सकते हैं। क्योंकि हमने बुकिंग नहीं कराई थी और हमें स्लॉट नहीं मिला था, तो हमने बाहर ही जो रॉ ब्लू लगून है उसी में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। बट लकीली आफ्टर द वेट ऑफ एन आवर और सो हमें अंदर जाने का मौका मिला। द साइट इनसाइड द ब्लू लगून वॉज मैजिकल। लोग यहाँ पर अपनी बिजनेस मीटिंग्स कंडक्ट करने आते हैं, लेजर के लिए आते हैं, या सिर्फ हीलिंग वाटर में अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए आते हैं। We ended our trip with something sweet, Om-Nom chocolates. These chocolates are crafted from organic cacao beans and Icelandic milk. उसके बाद हमने लिया आइसलैंड का फेमस ब्लैक चारकोल कुकीज and we left for the airport. अगर आपको भी ट्रैवलिंग पसंद है और आप आइसलैंड जाने की सोच रहे हैं और आपके कुछ सवाल हैं रिगार्डिंग बजट, प्राइसिंग और एनीथिंग, then don't hesitate to ask. I'll be happy to answer. Thank you so much for watching this video.